हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास शुक्ला और मैं पिछले 10 सालों से आईआईटी जेईई मेडिकल ओलंपियाड के फील्ड में कोटा में काम कर रहा हूं और मैंने 15,000 प्लस लोगों को मेंटर किया है और मैंने 500 से ज़्यादा लोगों को अंडर 100 रैंक दे चुका हूं और मैं केमिस्ट्री सीरीज का ऑथर भी हूं दोस्तों। और आज हम लोग केमिकल काइनेटिक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने कहीं ना कहीं केमिकल काइनेटिक के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन हम लोग आज केमिकल काइनेटिक को कुछ अच्छे पहलू पर नए दिशा की ओर लेकर चलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन हम उसको नए फैक्ट और कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उस चैप्टर का नाम कुछ और नहीं, उस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है कि हमारे डेली लाइफ्स में बहुत सारे रिएक्शन चलती रहती हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारे सामने रस्टिंग ऑफ आयरन है, ठीक है। हम बात करें, जैसे हम दूध पर 2 ड्रॉप नींबू का रस डाल दें तो दूध का फट जाना कुछ ही सेकंड में कंप्लीट हुआ, कंप्लीटेड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। और रस्टिंग ऑफ आयरन, इसको कंप्लीट होने में या लोहे को कंप्लीट जंग लगने में कई साल लग जाते हैं। तो इन्हीं के बीच में हमारे पास रिएक्शन को स्टडी करेंगे और रिएक्शन कितना तेजी से कंप्लीट होगा, कितना धीरे कंप्लीट होगा, उनके बीच में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना बना, रिएक्टेंट का पार्ट कितना रिमेन रहा, इस बेसिस पर हम रिएक्शन को क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि सर केमिकल काइनेटिक को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो अगर हम बात करें, अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म इज कोरिलेट विथ रेट लॉ, उसको हम बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स। तो इन एक एक चीजों को कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन में कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुए वो क्या होता है, हम इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप, ये टर्मिनोलॉजी नहीं है लेकिन हम अलग अलग स्टेप पर हम इन चीजों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी रिएक्शन कितना जल्दी कंप्लीट हो रहा है या कितना देर से कंप्लीट हो रहा है, उस बेसिस पर हम रिएक्शन को क्लासीफाई करते हैं। तो आओ हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन कितना जल्दी कंप्लीट हो रहा है या कितना देर से कंप्लीट हो रहा है, उस चीज को हम लोग ने 3 टाइप से क्लासिफाई किया है। और उस पहला रिएक्शन है फास्ट रिएक्शन। पहला रिएक्शन है हमारे पास फास्ट रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस जो कुछ ही सेकंडों में कंप्लीट हो जाए, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, उस रिएक्शंस को बोलते हैं हम फास्ट रिएक्शन। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है फास्ट रिएक्शन का NaOH। आप बेस पर आप एसिड 2-4 ड्रॉप डाल दें तो आपके पास बनने वाली जो चीज है NaCl और आपके पास H2O, ये आपके पास बना आपके पास सॉल्ट। तो सॉल्ट फॉर्मेशन इज एग्जांपल ऑफ फास्ट रिएक्शन। एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ फास्ट रिएक्शन। चलो, तो दूसरा एग्जांपल हमारे पास है स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन क्या होती हैं? स्लो रिएक्शन का एग्जांपल आप लोगों के मन में है, कौन सा है वो हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, एक लोहे को कंप्लीट जंग लगने में कई साल लग जाते हैं। अगर हम बात करें 6 मंथ लग गए, 8 मंथ लग गए, 1 साल लगा, 1.5 साल लगा रस्टिंग ऑफ आयरन, जबकि फास्ट रिएक्शन विद इन अ सेकंड में कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रिएक्शंस है, इस रिएक्शन को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें, ये हमारे स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। स्लो रिएक्शन है, हमारे पास इतना समय नहीं है
कि हम लैब में बैठकर या बाहर बैठकर इसको ऑब्जर्व करें, ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, इसलिए हम इस टाइप के रिएक्शंस को भी स्टडी नहीं करेंगे। हम फास्ट रिएक्शन को भी स्टडी नहीं कर पाएंगे क्योंकि पलक झपकते ही ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो आओ हमारे पास जो अगला कैटेगरी है हम बात करते हैं, दैट इज मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, अब मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है? जो कुछ मिनट, कुछ घंटे या कुछ दिन में कंप्लीट हो जाए, उस रिएक्शंस को हम बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शन। आप लोगों ने पढ़ा होगा अमोनिया की फॉर्मेशन का हैबर प्रोसेस। मैं एक जनरल सा एग्जांपल लिख रहा हूं, बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको हम लोग स्टडी करेंगे और हम जितने भी रिएक्शंस हैं हम उसको इसी कैटेगरी पर रखेंगे। ये मैं एक अकेला एग्जांपल नहीं है जिसको मैं लिख रहा हूं, एक समझाने के लिए लिख रहा हूं। जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, आप N2 और H2 का रिएक्शन कराएं तो आपके पास अमोनिया मिलने वाला है। ये आपके पास अमोनिया आप बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ आपके पास 2NH3 और आपके पास 3H2O। इस बेसिस पर ये हम मॉडरेट रिएक्शन का ही स्टडी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि ये कुछ ही सेकेंड में कंप्लीट होता है, ये कई महीने कई साल लग जाते हैं इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में, और इसको कुछ दिन, कुछ घंटे या कुछ मिनट में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन किसके कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, उस बेसिस पर अब हम आगे बढ़ते हैं और हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, कि रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। अब ध्यान से सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला कि टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, 0 मिनट था, कुछ भी टाइम नहीं बना था। जैसे अगर मैं इसको डिफाइन करूं, यहां पास आप देखें कि सपोज मेरे पास है कि आपके पास कोई ए रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ध्यान से सुनना, कोई रिएक्टेंट ए है जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। क्लियर? अगर हम बात करें, हमारे पास समय कुछ नहीं था, हमारे पास टाइम t इक्वल टू 0 पर था। टाइम t इक्वल टू 0 पर हमारे पास ये 100% प्रेजेंट था और वो कुछ नहीं बना था, 0%। अगर मैं इसको 100% की जगह लिख लेता हूं कि टाइम ए पर इसका कंसंट्रेशन ए था और टाइम t इक्वल टू जब 0 था इसका कंसंट्रेशन ए था और इसका कंसंट्रेशन कुछ नहीं था, 0 था, प्रोडक्ट बना ही नहीं था। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट कुछ बना नहीं। टाइम t इक्वल टू अपन ने कुछ ले लिया n पर इसका x प्रोपोर्शन बन गया और इसमें से उतना प्रोपोर्शन क्या हुआ दोस्तों, कम हो गया, दैट इज a माइनस एक्स। अब टाइम t इक्वल टू 100%, मान लो रिएक्शन आपके पास कंप्लीट हो गई है 100%, तो 100% है तो रिएक्टेंट कुछ नहीं बचेगा, रिएक्टेंट अब 0 बचेगा और प्रोडक्ट आपके पास ये। तो आप देखो ध्यान से, ये यहां पास डिसअपेयर हो रहा है, रिएक्टेंट आपका डिसअपेयर हो रहा है और प्रोडक्ट आपका अपेयर हो रहा है। बात समझ रहे हो ध्यान से? तो इसी बेसिस पर आप देखो कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपने देखा कि कुछ समय बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होते जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। आप डेली लाइफ से भी आप जोड़ सकते हो। सपोज कोई भी चीजें हैं, जैसे आप अपने किचन के लाइफ से जोड़ लें, जैसे रोटी बन रहा है तो आटा आपका खत्म हो जाएगा, रोटी बनते जाएगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि आटा पूरा खत्म हो चुका होगा और रोटी कंप्लीट बन चुका होगा। तो रोटी आपका प्रोडक्ट है और आटा आपका रिएक्टेंट है। क्लियर पॉइंट? तो उस बेसिस पर हमने देखा कि रिएक्टेंट क्या है, हमारे पास जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्लियर? ये किसका कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है और इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट पर, टाइम के बेसिस पर, उसके रिस्पेक्ट पर रिएक्टेंट पे क्या चेंजेस आ रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर क्या चेंजेस आ रहा है, उसी की स्टडी करेंगे। उसी की स्टडी करना कहलाता है मित्रों रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिफाइन करें, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टाइम टेकन अपॉन टाइम टेकन। क्लियर? तो किसी टाइम पर रिएक्टेंट का कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, किसी टाइम पर प्रोडक्ट का कितना कंसंट्रेशन चेंज हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो तब तक आप लोग नोट करें और हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को और अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। रिएक्शन के बारे में देखा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा था और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास अगला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन।
रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम लोग इसको शॉर्टकट में ROR से डिनोट करेंगे। क्लियर? चलो, तो हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चाहे आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देख लें या आप किसके रिस्पेक्ट में देख लें, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और मित्रों कितना समय लिया, अपॉन टाइम टेकन, कितना समय लिया उसने, टाइम टेकन। अब ध्यान से समझो ये चीजें, अगर हम इसको जनरली डिफाइन करें तो ध्यान से सुनना, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है, हम इसको देखें तो आपके पास डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक है, कितना टाइम चेंज हुआ। अब इस बेसिस पर हमने क्लासीफाई क्यों किया, अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन को, सर ये क्या लिख दिया आपने, डेल एक्स डेल टी, मैं एक टर्म यूज करूंगा, एक हमारे पास आएगा dx बाई dt। ध्यान से देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एक तो पहला चीज, किसी हम टाइम इंटरवल के बीच देखेंगे, जैसे 0 से 5 मिनट के बीच में रेट में क्या चेंजेस आया, कितना प्रोडक्ट बदला, कितना रिएक्टेंट बदला। क्लियर? अब मैंने आपसे ये चीज पूछा कि 5 मिनट पर कितना कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का, तो एक किसी इंस्टेंट पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बात करें, रेट को बताना, वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट को बताना क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और हम बात करें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि जैसे 5 से 10 मिनट के बीच रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, 10 से 15 मिनट के बीच, तो दो टाइम इंटरवल के बीच रिएक्शन के रेट को बताना कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये चीज जो हमारे पास है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्लासीफाई करेंगे जो चेंज इन कंसंट्रेशन। अब देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन जब चेंज होगा तो आप देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो यहां पास मैं लिख सकता हूं, आप देखो ध्यान से, यहां अगर हम बात करें डेल एक्स, तो आपके पास अगर मैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में साइन लगाऊं तो माइनस साइन यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। अगर मैं बात करूं यहां मैं प्लस साइन यूज करूं, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था। यहां मैं दोनों के रिस्पेक्ट में मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया है। तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को, अगर मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट है, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मैंने बोला 5 मिनट पर कितना रेट होगा, मैंने बोला 5 से 10 मिनट के बीच में कितना रेट होगा, तो गिवन टाइम इंटरवल के बीच रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना, वो कहलाता है दोस्तों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखो, गिवन टाइम इंटरवल के बीच रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना, वो कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलो, अब अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कि 5 मिनट पर या 10 सेकंड पर कितना रेट होगा, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो ध्यान से, तो हमारे पास दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन आए, एक हमारे पास आया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा आया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तब तक आप लोग इसको नोट करें और फिर हम पढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, हम इसको ग्राफिकल मेथड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्शन के बारे में देखा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा था और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास अगला टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, हम लोग इसको शॉर्टकट में ROR से डिनोट करेंगे। क्लियर? चलो, तो हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चाहे आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में देख लें या आप किसके रिस्पेक्ट में देख लें, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, चेंज इन
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और मित्रों कितना समय लिया अपॉन टाइम टेकन, कितना समय लिया उसने टाइम टेकन। अब ध्यान से समझो ये चीजें, अगर हम इसको जनरली डिफाइन करें तो ध्यान से सुनना, आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन है, हम इसको देखें तो आपके पास डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक है, कितना टाइम चेंज हुआ। अब इस बेसिस पर हमने क्लासीफाई क्यों किया, अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन को, सर ये क्या लिख दिया आपने डेल एक्स डेल टी, मैं एक टर्म यूज करूंगा, एक हमारे पास आएगा डी एक्स बाई डी टी। ध्यान से देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे। एक तो पहला चीज किसी हम टाइम इंटरवल के बीच देखेंगे, जैसे 0 से 5 मिनट के बीच में रेट में क्या चेंजेस आया, कितना प्रोडक्ट बदला, कितना रिएक्टेंट बदला, क्लियर। अब मैंने आपसे ये चीज पूछा कि 5 मिनट पर कितना कंसंट्रेशन था रिएक्टेंट का, तो एक किसी इंस्टेंट पॉइंट पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बात करें रेट को बताना, वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रेट को बताना क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और हम बात करें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कि जैसे 5 से 10 मिनट के बीच रेट ऑफ रिएक्शन क्या थी, 10 से 15 मिनट के बीच, तो दो टाइम इंटरवल के बीच रिएक्शन के रेट को बताना कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये चीज जो हमारे पास है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्लासीफाई करेंगे जो चेंज इन कंसंट्रेशन। अब देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन जब चेंज होगा तो आप देखो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो यहां पास मैं लिख सकता हूं, आप देखो ध्यान से, यहां अगर हम बात करें डेल एक्स, तो आपके पास अगर मैं रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में साइन लगाऊं तो माइनस साइन यूज करूंगा, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। अगर मैं बात करूं यहां मैं प्लस साइन यूज करूं, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। यहां मैं दोनों के रिस्पेक्ट में मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया है। तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को, अगर मैंने आपको बताया कि दो पॉइंट है, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे मैंने बोला 5 मिनट पर कितना रेट होगा, मैंने बोला 5 से 10 मिनट के बीच में कितना रेट होगा, तो गिवन टाइम इंटरवल के बीच रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना वो कहलाता है दोस्तों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान से देखो, गिवन टाइम इंटरवल के बीच रेट ऑफ रिएक्शन को निकालना वो कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। चलो अब अगर हम बात करें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कि 5 मिनट पर या 10 सेकंड पर कितना रेट होगा, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो ध्यान से, तो हमारे पास दो तरह के रेट ऑफ रिएक्शन आए, एक हमारे पास आया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा आया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तब तक आप लोग इसको नोट करें और फिर हम पढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, हम इसको ग्राफिकल मेथड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमने बात किया रिएक्टेंट के लिए। अब हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो दूसरा हम बात करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। तो आप ध्यान से देखें, अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ प्लॉट करें, हमारे पास है इधर हम ले लें कंसंट्रेशन, और अगर हम बात करें किसके किसके बीच ग्राफ प्लॉट करें, टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, तो हमारे पास जो ग्राफ कैसा है, अब देखो इसका कंसंट्रेशन कम होते जा रहा, पहले कंसंट्रेशन यहाँ था और एक कंसंट्रेशन कम होते जा रहा जैसे जैसे टाइम आप इंक्रीज करते जा रहे हो। तो लेकिन आपने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाओगे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ये कंसंट्रेशन क्या हो रहा, बढ़ते जा रहा है। ये कंसंट्रेशन टाइम क्या कर रहे हो, आप बढ़ाते जा रहे हो। तो ध्यान से देखो, आपने मान लो कि आपके पास T1 टाइम पर, आप देखो ध्यान से, ये आपके पास क्या टाइम था, T1 टाइम पर कंसंट्रेशन था C1। ध्यान से देखो, T1 टाइम था, कुछ कंसंट्रेशन था C1। आपने टाइम बढ़ाया, देखो ध्यान से, टाइम आपने बढ़ाया, T2 टाइम पर कंसंट्रेशन कितना था C2। तो आप देख रहे हो, हमने अभी बात किया कि हमारे पास ए चेंज हो रहा प्रोडक्ट, जब टाइम T इक्वल टू क्या था, कुछ नहीं थी, 100% था, ये कुछ नहीं बना था। टाइम T इक्वल टू N पर
ये x हो गया और इसमें से उतना प्रोपोर्शन माइनस हो गया, और टाइम t इक्वल टू 100% पर ये कुछ नहीं बचा और ये अपेयर हो गया a में। तो आप ध्यान से देखो तो टाइम जैसे जैसे कंप्लीट होते जा रहा है वैसे वैसे इसका प्रोपोर्शन बढ़ते जा रहा है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ते जा रहा है। तो आप देखो ध्यान से, T1 टाइम पर कंसंट्रेशन C1 था, T2 टाइम पर कंसंट्रेशन कौन था, C2 था। तो आप देखो ध्यान से, अगर आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट निकालें तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, ठीक है, इसलिए भी मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा हूँ। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कंसंट्रेशन कौन ज्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन C2 ज्यादा है, C2 माइनस C1। ध्यान से देखो, कंसंट्रेशन है C2 माइनस C1, टाइम तो T2 ही ज्यादा है, आप देखो ध्यान से T2 माइनस T1। अब अगर आप ध्यान से देखें कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू डेल C अपॉन डेल T। अब ध्यान से यहां पर देखो, मैं साइन के बारे में बात कर रहा हूं। यहां पास कंसंट्रेशन कौन ज्यादा था, C1 ज्यादा था, और चूंकि आप C2 से माइनस कर रहे थे C1 को, तो ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, इसलिए रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, और हम इसको बैलेंस करने के लिए हमने माइनस साइन लगा दिया। लेकिन यहाँ पास तो कोई माइनस वैल्यू है नहीं, C2 कंसंट्रेशन ज्यादा ही है, आप C2 से C1 को माइनस कर रहे हो तो आपके पास ये पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। और आपके पास ये चीजें है कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर मींस प्लस साइन आपको बता रहा है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में लिखा गया। क्यों? क्योंकि टाइम आप जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएगा रिएक्शन, वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को हमने डिफाइन किया। यदि आप लोग एक ध्यान दें कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम अगर साथ में लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन को अगर हम साथ में लिखें, तो आओ हम लोग नए पेज से लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो आपने ये सारी चीजें देखा कि ये कंसंट्रेशन कम था, ये कंसंट्रेशन ज्यादा था, तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। तो अगर हम बात करें यहां पास रेट ऑफ रिएक्शन की, कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू प्लस माइनस डेल C अपॉन डेल T, ये हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास ये जो माइनस साइन बता रहा है, ये बता रहा प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को। किसको बता रहा है? प्रोडक्ट कंसंट्रेशन को। अगर हम ये नेगेटिव साइन देखें, ये किसके कंसंट्रेशन को बता रहा है? ये बता रहा है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये बता रहा है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन को। तो ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। अब आपको कई बुकों में आपको ये जो कंसंट्रेशन लिखा हूं, तो आपको लिख देगा कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो माइनस डेल R अपॉन डेल T आपको मिल जाएगा। R मीन्स रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ले लिया उसने। चलो, अगर आप देखो रेट ऑफ रिएक्शन यहीं पास प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकाले तो आपके पास क्या निकल जाएगा? डेल P अपॉन डेल T, ये आपके पास निकल के आ जाएगा। तो ये कंसंट्रेशन हो गया प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, ये कंसंट्रेशन हो गया रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। अब हमने ये चीजें बात किया। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज कि सर रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। हम लोग यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो किसी चीज का कंसंट्रेशन क्या है? कितना मोल कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे मान लो आप लोग कोई भी मोल ले रहे हैं, कितना मोल कितने लीटर में प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। कितना मोल, जैसे हम बात करें मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? कितना मोल्स कितने वॉल्यूम में प्रेजेंट है, कितने लीटर में प्रेजेंट है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये आपके पास कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है। तो मोल पर लीटर, और ये आपके पास क्या है? टाइम किस में आता? आप मिनट में यूज करें, सेकंड में यूज करें। तो आओ हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट को देखते हैं। तो हमारे पास है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है प्लस माइनस आपके पास डेल C बाई डेल T। अब मैं यहां पर जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मैंने आपको अभी बताया कि जैसे आप मोलरिटी लिखें, नॉर्मलिटी लिखें, कितना मोल कितने लीटर में प्रेजेंट है, मींस ये जो कंसंट्रेशन है इसको हम लिखेंगे,
ठीक है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और ये आपके पास कितना होगा टाइम, सेकंड में, कितना सेकंड, ठीक है। तो आप इसको फाइनली इसका रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बना सकते हैं कि आपके पास है मोल पर लीटर और पर सेकंड। ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बन गई यहां पर। क्लियर। अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट आ गई। अब देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने निकाला एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक पर्टिकुलर हमने टाइम इंटरवल के बीच देखा कि 0 से 5 मिनट के बीच कितना रेट ऑफ रिएक्शन था, कितना चेंज हुआ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हुआ। चलो अब अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में, तो मैं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या, फिर हम इसको ग्राफिकल मेथड से भी समझेंगे कि कैसे क्या हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पॉइंट पर हम रिएक्शन के रेट को स्टडी करते हैं। तो जैसे आप यहां पास यूज किया आपने डेल वर्ड, आपने यहां पास डेल वर्ड यूज किया। डेल वर्ड ये टाइम इंटरवल के बीच को बताता है कि 5 से 10 मिनट के बीच, 10 से 15 मिनट के बीच। लेकिन यहीं पास मैं रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से लिख दूं, इस तरीके से लिख दूं, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि v ये एवरेज वेलोसिटी है, आपने पढ़ा होगा कि इंस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये जो शब्द है मैं बताऊं, अगर आप इसके जगह ये लिख लें डेल डी सी बाई डी टी प्लस माइनस, ये आपके पास हुआ रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बताता है इंस्टेंट, ये किसी एक पर्टिकुलर समय पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पॉइंट पर बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी। हम इसको भी ग्राफिकल स्टडी से हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम ये देखते हैं कि इसके बेस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और कैसे हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में कैसे आते हैं। तो अब हम लोग इससे एक क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके खुशियां मनाते हैं। तो हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो तो कुछ क्वेश्चन करके हम लोग खुशियां मनाते हैं। हमारे पास है एक, मैं आप लोगों के सामने ग्राफ बना रहा हूं और उस पर मैं कुछ कंसंट्रेशन और टाइम भी आपको डिनोट करके दे रहा हूं और आपको उस पॉइंट पर आपको बताना है कि कितना क्या चेंज हुआ। जैसे मान लो हमारे पास इनिशियली कंसंट्रेशन प्रेजेंट था 0.6 मोलर, ये मैं दिया हूं मोलर में, ठीक है। हमने बात किया, ये हमारे पास कुछ समय हुआ, ये हमारे पास बचा 0.4 और ये हमारे पास बचा 0.2। अगर हम देखें जब टाइम कुछ नहीं था, 0 पर आपके पास कंसंट्रेशन कितना था, इतना था। चलो आपने कुछ रिएक्शन स्टार्ट हुआ और इतने समय पर, जैसे हम बात करें 5 सेकेंड में ले रहा हूं मैं, समय यूज कर रहा हूं मैं सेकेंड में, और ये यूज कर रहा हूं जो कंसंट्रेशन यूज कर रहा हूं मोलर में, कि कितना मोलर, दैट इज हम बात करें 0.6 मोलर या हम बात करें 0.4 मोलर, ये चीज हमने देखा। चलो ध्यान से देखो, तो अगर हमने देखा कि ये समय 0 समय था, तो आपके पास जैसे t1 0 सेकेंड पर, ये 0 समय पर जो भी ले लें आपने लिया यहाँ पर 5 सेकेंड, ठीक है, 5 सेकेंड। और यहाँ देखो ये कंसंट्रेशन कितना था 10 सेकेंड पर, ये हुआ 10 सेकेंड। तो मैं आपको पहला चीज पूछ रहा हूं इसमें, ए नंबर, कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 0 to 5 सेकेंड, इसके बीच आपको निकालना है। दूसरा चीज कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 5 to 10 सेकेंड। ध्यान से देखो, ये अपने पास क्वेश्चन है कि 0 से 5 के बीच आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और आपको 5 to 10 सेकेंड के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। चलो तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम देखें ये किसका ग्राफ बना हुआ, अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें कैसे इस क्वेश्चन को आपको करना है, तो आप ध्यान से देखें, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है रिएक्टेंट का। ये रिएक्टेंट के लिए ग्राफ है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट का तो ग्राफ है नहीं, तो आप लोग लगाएंगे वही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डेल्टा सी, डेल सी अपॉन डेल टी। अब ध्यान से देखो कंसंट्रेशन कौन है, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं ए नंबर का। मैं ए नंबर के बारे में बात करूं, हमारे पास ए में क्या दिया हुआ है 0 से 5 सेकेंड, 0 से 5 सेकेंड के बीच में हमको निकालना है। तो आपके पास T1 क्या है, दिस इज T1 T2, ये आपके पास T1 है,
ये T2 है। और आप देखो कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जा रहा है। देखो ध्यान से, ये आपके पास T1 है और ये आपके पास क्या C1 है और ये आपके पास क्या है C2 है। तो अगर हम देखें इस बीच में C1 है आपके पास, C1 दिया है 0.6 मोलर और C2 आपके पास क्या दिया हुआ देखो ध्यान से 0.4 मोलर। अगर हम बात करें T1 कितना है 0 सेकेंड, ठीक है। और हम बात करें T2 कितना है, T2 बोलो ध्यान से, हमारे पास है 5 सेकेंड। क्लियर, ये हमारे पास है 5 सेकेंड। तो आप वैल्यू प्लेस कर दें तो आपके पास देखो ध्यान से, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालें, ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास C2 माइनस C1, दैट इज 0.5 मोलर, 4 मोलर से आप 0.6 मोलर को माइनस करेंगे तो देखो वैल्यू निगेटिव में आनी है। और चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होगा इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? और दूसरा चीज कंसंट्रेशन घट रहा है तो आप लोग माइनस साइन यूज कर रहे हैं। ये सारी चीजें बता चुका हूं। और आपके पास क्या आया, टाइम कितना लिया T2 माइनस T1, 5 सेकेंड माइनस 0, आपके पास 5 सेकेंड बचा। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे और आपके पास यहाँ पास 0.2 और यहाँ पर 5, ये आपका कहलाएगा किसके बीच, और भी सॉल्व कर ले सकते हैं इसको। और आपके पास ये आया किसके किसके बीच, 0 से 5 सेकेंड के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ऐसे आप निकाल सकते हो 5 to 10 मिनट के लिए। देखो 5 to 10 इनके बीच आप निकालोगे तो इनिशियल कंसंट्रेशन देखो ध्यान से, ये कहलाएगा 5 to 10 के लिए, ये कहलाएगा ये इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये फाइनल कंसंट्रेशन, ध्यान से देखो फाइनल कंसंट्रेशन कितना है इसका 0.2 इतने मिनट पर, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना कहलाएगा 0.45 मिनट पर। तो अगर आप देखें ध्यान से, बी नंबर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, बी नंबर किसके लिए निकाल रहे हैं हम, बिटवीन, है ना, बिटवीन 5 to 10 सेकेंड, बिटवीन 5 to 10 सेकेंड। चलो 5 to 10 सेकेंड में आपके पास T1 क्या दिया हुआ है, T1 आपके पास गिवन है ग्राफ में कि T1 इक्वल टू, T1 आपके पास है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड और आपके पास T2 है 10 सेकेंड, ठीक है। आप C1 यूज करें, जो आपने टाइम इसको T1 माना, पहले ये T1 T2 ये था, जिसका कंसंट्रेशन कितना था, C1 था आपके पास 0.4 मोलर। अगर आप देखें C2 कितना है, C2 आपके पास कितना बचा 0.2 मोलर, आपके पास है 0.2 मोलर। तो अगर आप एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालें तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को आप ध्यान से देखें तो आपके पास आएगा 0.2, ठीक है, मोलर माइनस 0.4 मोलर डिवाइडेड बाई आपके पास कितना हुआ 10 माइनस 5, आपके पास 10 माइनस 5 सेकेंड। वही चीज अगेन आपके पास क्या मिला, अब देखो ध्यान से, ये वैल्यू माइनस पे आ रही है 0.2, है ना, माइनस 0.4, तो ये आपके पास माइनस वैल्यू आएगी और रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है। और हमारे पास इसलिए हम क्या यूज करेंगे, माइनस साइन, ये बताता है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है। और आपके पास वैल्यू आई 2.5 डिवाइडेड बाई 5, ये आप रेट ऑफ रिएक्शन फिर निकाल सकते हैं। तो इस तरह करके आप लोगों को क्वेश्चन को सोचना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस टॉपिक को हमने आज हम लोगों ने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जाना और हमने देखा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, कैसे हम रिएक्शन के रेट को स्टडी करते हैं, और हमने ये जाना कि हम ग्राफ के थ्रू रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बताएंगे विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, और कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है, क्यों रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव आती है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आती है। इन सारी चीज़ों को हमने जाना और हमने जरा सा इंट्रोड्यूस किया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। तो आज तक के लिए हम इतना पढ़ते हैं और फिर नए क्लास में हम लोग अगले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग बढ़िया पढ़ें और स्वस्थ रहें और मस्त रहें।